गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सभी प्री पीजी का जिन्होंने एग्जाम दिया उन सभी बच्चों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि पेपर जो अपन सोच रहे थे उसी पैटर्न में पेपर आया और प्री पीजी वालों ने अपना जो स्टैंडर्ड है वो इस बार भी मेंटेन रखा है। जिस तरीके से हम हमेशा मानते हैं कि प्री पीजी के जो पेपर का स्टैंडर्ड रहता है वो एक अच्छे लेवल का पेपर आता है, इस बार भी जो है आपका मॉडरेट टाइप से लेकर के हल्का सा हार्ड यू मान सकते हो उस टाइप का पेपर आया है। हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन 10 आए हैं इस बार। उन 10 में से 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है और लगभग जो है 4 क्वेश्चन है मॉडरेट है और एक आधा क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, टफ नहीं है वो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के सही भी होगा और जैसा पेपर का लेवल होता है बच्चों का भी वैसे ही लेवल है। हमने पूरे साल भर अच्छे तरीके से तैयारी की है और भी फैकल्टी आज हमारे बीच में आई हुई है, तो पूरा पेपर आपने अच्छे तरीके से किया है। और जो कट ऑफ वाला जो मैटर है उसमें आप लोग जो है बार बार कमेंट करोगे, तो उसमें स्टूडेंट हम लोग ऐसा करेंगे कि जीएल सर लाइव आकर के आपको कट ऑफ के बारे में जानकारी कर देंगे। हम अभी और इस पर एनालिसिस करेंगे कितने कट ऑफ रह सकती है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है वो पूरा। तो अभी हम लोग फटाफट से एक बार आपको आंसर के बताएंगे ताकि आप तुरंत उसमें मिला सकोगे आपके कितने सही हो रहे हैं और फिर आपको जो है रॉयल इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर आंसर की भी अपलोड हम लोग और कर देंगे। प्यारे बच्चों, आइए हम शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन ले रहा था। हर बार तो ऐसा होता है कि हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे थे, लेकिन कभी 10 आते हैं, कभी 12-15 तक भी आते हैं, लेकिन चूंकि हॉर्टिकल्चर का पेपर अलग से और होने लग गया है तो इसमें हॉर्टिकल्चर के अब वही मेंटेन रखने के 10 ही क्वेश्चन है। थोड़ा एग्रोनॉमी का वेटेज ज्यादा रहा है ऐसा सभी लोग बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे इस तरीके से रहेगा कि अब इस क्वेश्चन में देखो कि पेपर बनाने वाला भी जेट कार इनका सेम ही था। ये सेम क्वेश्चन जेट में भी रिपीट हुआ है। इन वेजिटेबल नर्सरी मैनेजमेंट डंपिंग ऑफ डिजीज इज प्राइमरली कंट्रोल्ड बाई मेंटेनिंग हाई ह्यूमिडिटी, सोइल सोलराइजेशन बिफोर सोइंग, इंक्रीजिंग सीडलिंग डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंट इरिगेशन। तो इसमें राइट आंसर आप अपने पढ़ ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग जो है सोइल सोलराइजेशन करते हैं। इसको जो है हम लोग स्टेरलाइज करने के लिए स्टूडेंट, तो ये हम लोग जो कर रहे थे वो मई जून महीने के अंदर करते हैं। ऐसा हमने डंपिंग ऑफ डिजीज जो नर्सरी में पढ़ा है, नर्सरी मैनेजमेंट में ही हमने ये लाइन पढ़ रखी है, बिल्कुल इजी था। जेट वाले भी बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड। द फिनोमेनन of jelly seed is a physiological disorder associated with which fruit crop। तो ये जेट में भी हम लोग पढ़ते हैं, कोई नई बात नहीं है। जेली सीड जो होता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर गाइस, वो किस में होता है? तो हम सभी को पता है कि वो मैंगो के अंदर जेली सीड होता है, तो आप इसमें जो है मैंगो को बिल्कुल टिक लगा लेना। अगला है विच मेडिसिनल प्लांट नेटिव टू राजस्थान इज नोन फॉर इट्स एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज एंड इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आपको सीधा इसमें देखना है, हल्का सा दिमाग लगाना था। हर चीज जरूरी नहीं जैसा पढ़े वो कवा है। एलोवेरा का कोई स्ट्रेस वगैरह एंजाइटी से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से जो है तुलसी का भी कोई लेना देना नहीं है। और सेना को हम लोग जो है लग्जेटिव में पढ़ते हैं। अश्वगंधा के मल्टीपल यूजेस होते हैं। सेडेटिव होता है मतलब स्ट्रेस को कंट्रोल करना, ठीक है, माइंड को पावर देना, शरीर को एंटीऑक्सीडेंट का काम करना, इस तरीके के जो काम है वो सारे के सारे अश्वगंधा के ही हैं। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा अश्वगंधा। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने रहेगा कि इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्रूट प्रिजर्व्स व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिंग सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो हम ऐड करते हैं प्रिजर्व में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू इम्प्रूव फ्लेवर। तो फ्लेवर को इम्प्रूव करने का कोई लॉजिक नहीं है। टू लोअर द पीएच फॉर बेटर प्रिजर्वेशन, कि पीएच को लोअर करना। टू एड न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू का सिट्रिक एसिड से कोई लेना देना नहीं। टू इम्प्रूव कलर रिटेंशन, तो कलर रिटेंशन से कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे कि सिट्रिक एसिड, तो एसिड हम लोग मिलाते हैं तो पीएच लोअर होगा, बिल्कुल होगा। और लोअर पीएच जनरली आप देखते हो ज्यादातर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनका पीएच जो है लोअर रहता है, एसिडिक रहता है। तो इसमें पीएच को कम करने के लिए हम लोग जो है सिट्रिक एसिड, सीधा दिख रहा है एसिड, तो एसिड यानी एसिडिटी को ऐड करेंगे तो पीएच उसका लो होगा। तो ये सीधा इसमें सेकंड आंसर था। क्वेश्चन को पढ़ना था, बाकी सही हो जाता है। नेक्स्ट है विच प्रिजर्वेशन टेक्निक इन्वॉल्व्स मॉइस्चर रिमूवल ड्यूरिंग मॉइस्चर रिमूवल फ्रॉम एयर सर्कुलेशन विदाउट कुकिंग द प्रोडक्ट। यहाँ पे यूं कह रहा है कि कौन सी ऐसी प्रिजर्वेशन की टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग जो है मॉइस्चर को रिमूव करते हैं एयर सर्कुलेशन के द्वारा और विदाउट कुकिंग द प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट को आपको हीट नहीं करना है, गर्म नहीं करना है, कुक नहीं करना है, आपको उसमें से खाली मॉइस्चर को हटाना है एयर के द्वारा। तो हम ब्लांचिंग जो करते हैं, ब्लांचिंग के अंदर तो हम लोग डेफिनेटली उसको कुक करते हैं, आपको पता ही कैनिंग के अंदर कुकिंग होती है। पास्चुराइजेशन में हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कुक करते हैं, लेकिन कुक तो करते ही हैं। लेकिन डिहाइड्रेशन की जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग धूप के अंदर सुखा देते हैं, या जो है धूप में, जनरली इसमें धूप में सुखाते हैं, हवा का जो सर्कुलेशन होता है उसके अंदर इसमें अलग से इसमें टेम्परेचर का कोई भी कुक करने की प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। तो ये दिखते ही आप लोगों ने टिक किया होगा जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। what minimum sugar concentration is required for proper gel formation in jam production। तो जैम के अंदर जो है जो मिनिमम
आपका शुगर कंसंट्रेशन कितना होता है, इसको हम TSS से लेते हैं जनरली, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 65%। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को हल्का से याद रखना, कोई आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है। अगला है विच प्रोपेगेशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर सिट्रस फ्रूट्स इन कॉमर्शियल प्रोडक्शन। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर हम जनरली कौन सा मेथड प्रोपेगेशन का काम में लेते हैं? सीड प्रोपेगेशन, हार्डवुड कटिंग, एयर लेयरिंग एंड टी बडिंग। तो इसमें इसका राइट आंसर देखो क्या हो जाना चाहिए बच्चों, आप बताओ। तो जनरली हम सीड को भी मानते हैं और जो है टी बडिंग को मानते हैं, लेकिन अब यहाँ पर पूरा सिट्रस ग्रुप ही दे रखा है, तो हम लोग मैंडेरिन के अंदर, स्वीट ऑरेंज के अंदर हम लोग टी बडिंग करते हैं, और जो अपना नींबू होता है जिसे हम लोग जो है एसिड लाइम कहते हैं, उसके अंदर हम लोग सीड से करते हैं। तो मेजोरिटी के हिसाब से इसका जो अच्छा उत्तर होगा, टी बडिंग ही हम लोग कॉमर्शियली यूज में लेते हैं। आप लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में चले जाओगे तो आपको यही मेथड ज्यादातर यूज में आपको लेते हुए दिखेंगे। अगला है विच वेजिटेबल इज क्लासिफाइड एज कॉल क्रॉप। अब इससे इजी क्वेश्चन तो पूरा ही नहीं, आज के पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन में से मान के चलो, टोमेटो, कैरेट, ब्रोकली एंड अनियन। तो गोभी वर्ग में कॉल क्रॉप में कौन सी आती है? तो ब्रोकली आती है। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था, इसका राइट 52 के अंदर हो जाएगा सी यहाँ पे आंसर। ठीक है, इन ऑर्नामेंटल गार्डनिंग हिस्ट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ चार बाग इज एसोसिएटेड विद विच गार्डन स्टाइल। मतलब जो चार बाग है, चार बाग का जो बनती, चार बाग जैसे दिल्ली में चार बाग फेमस है, तो वो कौन सा गार्डन है? यहाँ पे दे रखा देखो, रेनेसेंस गार्डन, मुगल गार्डन, चाइनीज गार्डन, विक्टोरियन गार्डन। हम लोग जनरली इसको पर्शियन गार्डन में पढ़ते हैं। ठीक है, चूंकि पर्शियन गार्डन भी एक फॉर्मल स्टाइल है और मुगल गार्डन भी एक फॉर्मल स्टाइल है। मुगल गार्डन पर्शियन गार्डन जो है लगभग लगभग सेम होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पे होगा मुगल गार्डन हो जाएगा। तो 53 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा बी। विच गार्डन स्टाइल इज करेक्टराइज्ड बाय जियोमेट्रिक पैटर्न। इसको पढ़ना, इसके क्या क्या कैरेक्टर्स है, कौन सी गार्डन स्टाइल में जियोमेट्रिक पैटर्न, सिमेट्री एंड फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स आपको देखने को मिलेगा। एक तो ज्योमेट्री देखने को मिलेगी एंड सिमेट्री देखने को मिलेगी एंड फॉर्मल अरेंजमेंट किसमें मिलेगा? देखो, इंग्लिश स्टाइल, जापानीज गार्डन, या फिर आपका फ्रेंच गार्डन या वुडलैंड गार्डन। तो हमने पढ़ रखा है ये सारी की सारी जो विशेषताएं हैं गाइस, ये सभी की सभी फॉर्मल गार्डन स्टाइल की है। और फॉर्मल गार्डन स्टाइल के अंदर 5 गार्डन आते हैं। मुगल गार्डन आते हैं, पर्शियन गार्डन आते हैं, अमेरिकन गार्डन आते हैं, इटालियन गार्डन आते हैं और फ्रेंच गार्डन आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर इसमें खाली फ्रेंच गार्डन आपको देखने को मिल रहा है, तो इस सीधा लिखा हुआ भी देखो फ्रेंच फॉर्मल गार्डन। ठीक है, और यहाँ लिखा है फॉर्मल कौन सा अरेंजमेंट है, तो सी इसमें राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बस इतने, ये 10 क्वेश्चन थे हॉर्टिकल्चर के। सर नेक्स्ट फैकल्टी सर को बुलाइए कि नेक्स्ट कौन आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि हॉर्टिकल्चर के जो 10 क्वेश्चन आए थे, जैसा कि प्री पीजी में हमेशा ऐसा देखने को मिलता है, हमेशा ये देखने को मिलता है कि प्यारे बच्चों, हमेशा ये इसमें देखने को मिलेगा कि 10 क्वेश्चन जो आए हैं उसमें से 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी वाले थे और 4 क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल मॉडरेट थे। एक क्वेश्चन हल्का सा आपको अटपटा सा लग सकता है, बाकी ये हमेशा जो आते हैं वही पैटर्न है। लेकिन इनको प्री पीजी वालों को ये चाहिए था, पेपर जो बनाते हैं उनको, कि कम से कम दूसरे टॉपिक से भी देना था। हमने इतनी फ्रूट साइंस पढ़ी, हमने इतनी वेजिटेबल साइंस पढ़ी, ठीक है, हमने पूरा का पूरा इतना सेगमेंट पढ़ा, और किसी एक दो टॉपिक से पूरा गार्डनिंग के क्वेश्चन दे दिए 3-4 और 3-4 प्रिजर्वेशन से दे दिए और एक आधा क्वेश्चन देकर पूरा सिलटा दिया ऐसा। तो इस तरीके से रहा है पैटर्न। तो इसका राइट आंसर जो है अभी सर को मैं बुला रहा हूँ नेक्स्ट। अब मैं, हेलो कौन आ रहे हैं सर? कुलदीप सर तैयार है? कुलदीप सर आने वाले? अंशुमान सर, क्या बात है बच्चों, अंशुमान सर को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। प्लीज अंशुमान सर आगे की जो है आंसर की बच्चों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सर। चलिए, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। एक बार फिर से सुबह भी बोला था मैंने। चलिए, तो यहाँ पर हम चलते हैं आंसर की तरफ। मैं जानता हूँ बच्चों ने जिन्होंने भी पेपर दिया उनको सबसे पहले सबसे ज़्यादा टेंशन आंसर की का रहता है, तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। इसको शुरू से ही स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ताकि आप लोगों के सीक्वेंस में काम हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करता हूँ। प्री पीजी 2025 अच्छा पेपर आया था इस बार। चलिए, तो आंसर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे से। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन था एक्सट्रीम वैल्यू हैव नो इफेक्ट ऑन एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड मीडियन, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा मीडियन, जो माध्यिका होता है आपका हिंदी में। आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो वैसे तो प्री पीजी का पूरा कोर्स, तो इसका आंसर जो आएगा उसको कहते हैं मीडियन। ठीक है, तो एक्सट्रीम वैल्यू हैव नो इफेक्ट ऑन, जो भी कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू है उसका
मीडियन पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मीडियन हमेशा मिड वैल्यू होती है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। द प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल इज नॉट यूज्ड इन कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन, रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, लैटिन स्क्वायर डिजाइन एंड नन ऑफ दिस। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का था, और इसमें आपको देखना है कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन, है ना, जिसको हम CRD भी कहते हैं शॉर्टकट में। चलिए सेकंड का हो गया अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वाटर शेड इज ए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम का है, और अभी अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दे रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि वाटर शेड क्या है। ड्रेनेज बेसिन कंट्रीब्यूटिंग द रन ऑफ ए सिंगल आउटलेट पॉइंट, हाइड्रोलॉजिकल एंटिटी, यूनिट ऑफ एरियल एक्सटेंट इन विच द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कंप्लीट्स। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये तीनों ही पॉइंट जो है वो वाटरशेड से ही रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका वो आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, है ना। तो वाटरशेड क्या है, ये एक जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट है जो आपका नेचुरल ड्रेनेज का जो एंट्री पॉइंट होता है वहां पर हम उसको ब्लॉक करके और वाटरशेड के तालाब बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सिल्वीकल्चर, व्हाट इज सिल्वीकल्चर? अप्लाइड फॉरेस्ट इकोलॉजी, अप्लाइड फॉरेस्ट फिजियोलॉजी, अप्लाइड फॉरेस्ट जेनेटिक्स और अप्लाइड फॉरेस्ट मीटियोलॉजी। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो आएगा आपका फर्स्ट, अप्लाइड फॉरेस्ट इकोलॉजी, है ना। क्योंकि सिल्वीकल्चर में हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है उसकी इकोलॉजी को हम लोग चेंज करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ब्रूडिंग चिक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक इज। तो मुर्गी पालन यानी कि पोल्ट्री साइंस का ये क्वेश्चन था, और आपको ये फर्स्ट वीक का क्वेश्चन पूछा है। इसका सही आंसर आएगा 30 to 32 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखना आंसर किया आप लोग, है ना। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, बाद में मिला लेना। चलिए कट ऑफ के बाद भी हम लोग बात करेंगे, है ना। GL सर आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आएंगे कट ऑफ का, तो उसके बारे में आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, सिलेक्शन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलेटिव्स इज कॉल्ड। ये जो है आपका कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा आपका। इंडिविजुअल सिलेक्शन, फैमिली सिलेक्शन, टेंडन सिलेक्शन और प्रोजेनी टेस्टिंग। तो इसका सही आंसर जो है आपका सेकंड आना चाहिए, फैमिली सिलेक्शन, और वही इसका सही आंसर भी है, फैमिली सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ ए वेल प्रिपेयर्ड साइलेज, है ना। वेल प्रिपेयर्ड साइलेज की नॉर्मल पीएच वैल्यू यहाँ पर पूछा गया है 3.8, 4.8, 4.4 एंड 5.4। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि इसका फर्स्ट आंसर आएगा 3.8, है ना। नॉर्मल साइलेज पूछा हुआ है यहाँ पर, इसका आपको ध्यान रखना है। ये आपके एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, विच मिनरल डेफिशिएंसी कॉज द फुट रोट डिजीज इन ब्रीडिंग बुल, है ना। जिंक, सेलेनियम, कॉपर एंड आयोडीन। ब्रूडिंग बुल में जिंक की कमी से होता है। कौन सा डिजीज होता है बेटा? फुट रूट डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा वो आपका आएगा फर्स्ट, जिंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में हम जा रहे हैं। बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप सब लोगों को इसका आंसर पता होगा। इथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन एंड मीथेन। तो आप सब जानते हैं इसका आंसर जो आएगा वो आएगा मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही इसका सही उत्तर है, मीथेन एंड CO2, है ना। बायोगैस में 65% के अराउंड जो है वो मीथेन होता है और बाकी का CO2 होता है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। एन इरिगेशन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर पाइप्स कंटेनिंग नोजल्स दैट अप्लाई द वाटर as the system moves over the plant is overhead sprinkler irrigation, subsurface drip irrigation system, boom irrigation और perimeter watering। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने नोजल लिख दिया है ना, वहीं से इसका आंसर आ जाएगा स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरा आप देखें ध्यान से, दैट अप्लाइज वाटर सिस्टम मूव्स ओवर द प्लांट, तो यहाँ पर ओवरहेड भी आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? ओवरहेड स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। द फाइनल ड्राइव ऑफ ए ट्रैक्टर फंक्शंस टू reduce the speed and increase the torque। दूसरा ऑप्शन है reduce the torque and increase the speed। तीसरा reduce the torque and the speed as well, increase the torque and the speed as well। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो फाइनल ड्राइव होता है, फाइनल ड्राइव वो जगह है जहाँ पूरी इंजन का सारा जो पावर है बाहर आता है,
और यहाँ पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टॉर्क। टॉर्क किसको कहते हैं हम लोग, बल आघूर्ण, जो वो रोड घूमती है उसमें जो पावर जनरेट होता है उसको कहते हैं टॉर्क। तो यहाँ पर टॉर्क बढ़ाना, स्पीड चाहे कम आए क्योंकि स्पीड तो हम गियर बॉक्स की सहायता से बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर अपने क्या बढ़ाना है, टॉर्क। तो इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा, रेड्यूस द स्पीड एंड इंक्रीज द टॉर्क। क्योंकि जो आपका इंजन होता है वो तो आरपीएम में घूमता है, 1000, 2000, 3000। अगर इतने आरपीएम में पहिया या फाइनल ड्राइव घूमेगी तो गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड को कम करना है और टॉर्क यानी पावर को आपको बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द पावर प्रोड्यूस्ड बाय पेयर ऑफ बुलक इज रफली इक्वल टू, हम सब जानते हैं वन बुल इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 0.5 हॉर्स पावर एंड टू बुल, वन पेयर ऑफ बुलक इज इक्वल्स टू 1 हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर होता है 746 हॉर्स पावर। यहाँ पे चारों ऑप्शन में नहीं दिया हुआ उन्होंने, इसकी जगह उन्होंने क्या कर दिया राउंड फिगर में इसको लिख दिया 750 वोल्ट। ठीक है, तो बुल के अंदर थोड़ा सा भी अगर पावर बढ़ गया बुलक के पेयर के अंदर तो वो आ जाएगा 750 हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है, रिमूवल ऑफ ए थिन एंड फेयरली यूनिफॉर्म लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम द लैंड सरफेस बाय रन ऑफ वाटर इज कॉल्ड, है ना। तो यहाँ बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फेयरली यूनिफॉर्म लेयर ऑफ द सॉइल, तो इसका आंसर आना चाहिए शीट इरोजन, है ना। शीट इरोजन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आया इस बार प्री पीजी में सॉइल इरोजन के टॉपिक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स, ये बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ द इनकम रिक्वायर्ड टू परचेस ए गुड, द सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस, द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन एंड द चेंज इन कॉस्ट विद द आउटपुट। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आएगा द सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखो सीयूटी 2025 में जो टेंटेटिव जो कट ऑफ आने वाली है, जो सीयूटी ने आंसर के दिए उसमें से जो हमारा विकास जाट है इसके 672 नंबर आ रहे हैं, और उसके साथ ही आप देख सकते हैं 669, पंकज के, आदित्य प्रताप के 660, शिवानी के 658 और हर्षदीप के 653 मार्क्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इन एग्रीकल्चर फाइनेंस, है ना, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपके लिए, है ना। एग्रीकल्चर फाइनेंस कौन करता है, नाबार्ड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, द पॉइंट एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड इज नोन एज मार्केट फेल्यूर, डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसका सही आंसर आएगा 4 नंबर का, है ना, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, प्राइस एंड कैपिटल। ये बहुत ही अच्छा है, प्रोडक्शन फैक्टर हम सब जानते हैं कि प्रोडक्शन फैक्टर में हम लोग लैंड, लेबर, प्राइस को काउंट करते हैं, और यहाँ पर क्या पूछा हुआ है बेटा, नॉट। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, व्हाट इज मीन बाय यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स। यहाँ पर ऑप्शन ऊपर नीचे लिखे हुए मुझे ऐसा लग रहा है ना। चलिए देखो प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोग बात करते हैं, देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें प्राइस नहीं आएगा बेटा ना, यहाँ ऑप्शन ऊपर नीचे उन्होंने टाइप कर दिए, इस कारण से इसका आंसर आएगा प्राइस। क्या आएगा बेटा, प्राइस। चलिए लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, 5 चीजें रहती, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, तो उसमें से प्राइस नहीं आएगा, ये तीनों आएगी, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, ऑर्गेनाइजेशन भी आएगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय द यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स, यूजफुलनेस ऑफ ए प्रोडक्ट, satisfaction derived from consuming a good, quality of a good और market price of a good। तो यहाँ पर यूटिलिटी के बारे में पूछा हुआ है, यूटिलिटी में आपको ध्यान रखना है सेटिस्फेक्शन आता है, यूटिलिटी क्या आएगा, सेटिस्फेक्शन डिलीवर्ड बाय कंज्यूमिंग अ गुड, है ना। तो यूटिलिटी जैसे कोई व्यक्ति प्यासा है तो उसके लिए पानी के पहली घूंट की जो कीमत है वो सबसे ज्यादा है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, मैकेनिज्म विद इन an organism that activate behavior or direct it towards some goal, drive, need, motivation and incentive value। तो इसका आंसर आएगा आपका कहीं ना कहीं मोटिवेशन। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मोटिवेशन की डेफिनेशन ही है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। डैश 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 इज द इंटीग्रेशन ऑफ सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कस्टमर्स लॉजिस्टिक इनटू वन कोहेसिव प्रोसेस। देखिए ये जो है ये एक छोटी परिभाषा है, इसमें केवल प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई से रिलेटेड बातें ही हो रही है। तो इसका आंसर जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट आएगा, क्योंकि सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर सारे के सारे जो पार्ट है वो सप्लाई चेन के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, extension program should be based on dash 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 of local people, wish and will, objective and ends, interest and needs, fact and goals। तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए इंटरेस्ट एंड नीड। उनकी जरूरत क्या है और उनकी रुचि क्या है, इस बात पर निर्भर करता है कि एक्सटेंशन प्रोग्राम कैसे काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, है ना। ब्लैंक वॉज पॉपुलरली नोन एज द पैकेज प्रोग्राम, IRDP, IIDP, ORP एंड RKVY। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं आपके तो आपको हमेशा याद रखना है कि अलग अलग प्रोग्राम के अलग अलग नाम क्या रखते हैं। ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम था IADP, और इसका यही आंसर आएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23, द टर्म कास्ट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लैटिन, ग्रीक, पोर्चुगीज एंड फ्रेंच। ये बहुत ही इजी था, आपको पता है कि पोर्चुगीज लैंग्वेज से ये वर्ड डिराइव हुआ है जिसको हम कहते हैं कास्ट, है ना, पोर्चुगीज का है ये। क्वेश्चन नंबर 24, डैश 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 इन्वॉल्व्स deliberately formulated sanction to promote orderly social operation in the society, social control, social change, social value and social process। आपको इसका आंसर पता है, सोशल कंट्रोल इसका आंसर आएगा। क्या आएगा बेटा, सोशल कंट्रोल। चलिए बहुत बढ़िया यार, ये डायरेक्ट क्या है, डेफिनेशंस पूछ ली एक्सटेंशन में बहुत सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। स्टैंडिंग फॉर नेशनल एंथम इज एन एग्जांपल ऑफ टेबूज, मोर्स, फोल्कवेज एंड कस्टम्स। तो इसका आंसर आएगा मोर, है ना। नेशनल एंथम, राष्ट्रगान क्या है, इट इज ए मोर्स। चलिए अब मैं आगे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे किशन सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए, बच्चों से थोड़ी चर्चा करे, पेपर के लेवल के बारे में बताए। प्लीज किशन सर। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज प्रीपीजी का जो एग्जाम होना था हो गया, और आई होप कि आप सब जो है बहुत अच्छे से एग्जाम दे के आए होंगे। पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ था, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत इजी थे और बहुत सारे क्वेश्चन टफ थे। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ज्यादा जल्दी आपको आंसर की बताने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक इंट्रोडक्टरी रूरल सोशियोलॉजी वॉज रिटन बाय AR देसाई, SC दुबे, JB चिदम्बरम एंड WF ऑकबर्न। तो इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है, JB चिदम्बरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजन फॉर सीड डोरमेंसी, स्टार्च, ग्लूकोज, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो इसका आपको जो आंसर है वो आपको याद रखना है कि डी ऑप्शन एब्सिसिक एसिड जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, 28 नंबर, विल्टिंग ऑफ ए प्लांट इज ए रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, एब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो याद रखना, ज्यादा ट्रांसपिरेशन होने से जो आपका प्रॉब्लम होता है वो होता है विल्टिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, TAA, GA, ABA एंड फ्लोरिजेन। तो आपको याद रखना है कि इसका जो आंसर है, तो इसका आपको आंसर रखना है, अच्छा ये ऑप्शन में IA है, इंडोल एसिटिक एसिड, और आपको आंसर याद रखना है ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, सोमा क्लोनर वेरिएशन अकर्स इन ब्रीडिंग मटेरियल इन फील्ड, ग्लास हाउस प्लांट, फील्ड प्लांट एंड टिश्यू कल्चर। और इसका जो आंसर है वो है टिश्यू कल्चर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, जेट और CUT 2026 के लिए जो हमारे कोर्सेज है, उससे पहले एक ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें आप यदि पार्ट लेंगे तो हो सकता है आपका यदि बहुत अच्छा रैंक लगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पेपर होने वाला है। पेपर जो है वो CUT पैटर्न के बेसिस पे रहेगा। सिलेबस 11th और 12th क्लास का जो सिलेबस है उसमें से आएगा। एग्जाम की फीस 10 रुपए है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इसका जो एग्जाम है 1 जुलाई को होने वाला है। टाइमिंग 4 से 6 बजे रहने वाली है। जयपुर सेंटर पे ऑफलाइन पेपर देने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है, और उदयपुर सेंटर पे यदि आपको ऑफलाइन पेपर देना है तो इस वाले नंबर पे कॉल करके पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की 31, द फर्स्ट DNA बेस्ड जेनेटिक मार्कर आइडेंटिफाई वाज RAPD, AFLP, APPCR एंड RFLP। तो इसका जो आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है आपका डी।
आप जल्दी से पेपर लेके बैठिए और जल्दी से आंसर की लगा दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। विच इज द मोस्ट एबुडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड? पपेन, अल्फा एमाइलेज, रुबिस्को एंड आपको याद रखना है हॉर्स रेडिस पेरोक्साइड। तो याद रखना रुबिस्को जो है वो बिल्कुल सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड में पूरे अर्थ पे पाया जाने वाला एंजाइम है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीसेकेराइड फाउंड इन द प्लांट सेल वॉल दैट इज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट? और आपके ऑप्शन है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड माल्टोज, और इसका आंसर जो है आपके सी ऑप्शन सही है, सेलुलोज। नेक्स्ट है, द बॉन्ड इन प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट आर नॉट ब्रोकन ऑन डीनेचुरेशन? आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड एंड डीसल्फाइड बॉन्ड। तो इसका आपको आंसर याद रखना है, वो है पेप्टाइड बॉन्ड, सी ऑप्शन, पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट है, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट हेल्प देम? अच्छा, इसके लिए मैं अभी एक एंटोमोलॉजी के हमारे पास अभी जो फैकल्टी है हमारे डॉक्टर कुलदीप सर वो अवेलेबल है, तो मैं चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कुलदीप सर करवाए। उससे पहले जो सोइल का पोर्शन है एक बार मैं वो क्लियर करा देता हूँ, सोइल के जितने क्वेश्चन है वो करवा देते हैं। ये 35 से कुलदीप सर हमारे पास है, तो कुलदीप सर जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन करवाएंगे। सोइल वाला जो पोर्शन है एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। आई थिंक 67 नंबर से शायद क्वेश्चन होगा सर, 65। ओके सर, 65। हाई CN रेशियो ऑफ रेजिड्यू फेवर? तो आप यहाँ पे आपका है CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन जो रेशियो है और वो हाई है, वाइडर है। तो याद रखना, जब हाई CN रेशियो होता है तब जो नाइट्रोजन सोइल के अंदर पड़ी होती है उसका भी जो आपके माइक्रोब्स है वो यूज कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इमोबिलाइजेशन। तो CN रेशियो ज्यादा होगा तो इमोबिलाइजेशन होगा, और CN रेशियो कम होगा तो आपका एक प्रोसेस होगी जिसको हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक एल्कली सोइल्स आर रिक्लेम्ड बाय? ब्लैक एल्कली सोइल बोलते किसको है? तो एल्कली सोइल को बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोडिक सोइल्स। और सोडिक सोइल जो है वो किससे रिक्लेम होती है? तो याद रखना, सोडिक सोइल के लिए हम लेते हैं जिप्सम। तो बिल्कुल राइट आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप? ग्रीन मैन्यूरिंग आई थिंक आपको सतीश सर ने पढ़ाया होगा, ग्रीन मैन्यूर्स या मैन्यूर पढ़ाए होंगे। और जब मैंने उनसे पूछा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो बहुत अच्छा ऑप्शन इसका जो है वो एक ही ऑप्शन जो है ग्रीन मैन्यूर क्रॉप का दिया है, और वो है ढेंचा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मेन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड सोइल? एसिड सोइल बनने के लिए मेन फैक्टर कौन सा है? लो रेनफॉल, हाई रेनफॉल, हाई इवोपोरेशन एंड इरिगेशन विद सैलाइन वाटर? ये भी नहीं है। हाई इवोपोरेशन होगा तो सॉल्ट आके जमा हो जाएंगे ऊपर, और लो रेनफॉल में लीचिंग नहीं होगी। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, हाई रेनफॉल से एसिड सोइल बनती है। नेक्स्ट है, इन कंपेरिजन टू ब्लैक एंड एलुवियल सोइल्स रेड सोइल से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है थोड़ा कॉमन सेंस का भी है। आपको याद रखना है कि यहाँ रेड सोइल पूछा है। रेड सोइल जो होती है वो हाई रेनफॉल की सोइल है, एसिडिक नेचर की सोइल है। और जहां एसिडिक नेचर है, अब ब्लैक सोइल का सबसे ज्यादा CC होता है, तो रेड सोइल का कंपेयर में CC तो कम ही होगा। तो लो CC वाला ऑप्शन कौन कौन सा है? ये लो CC एंड लो CC, दो ऑप्शन तो आपके कट गए। फिर आपका किससे पूछा है? ब्लैक एंड एलुवियल के कंपेयर में बेस सैचुरेशन। तो याद रखना, एसिडिक सोइल है तो एसिडिक सोइल में बेस सैचुरेशन अपने आप ही कम होता है, क्योंकि जो एल्कलीन सोइल होती है उसमें बेस सैचुरेशन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे लो बेस सैचुरेशन कहाँ है? यस, बिल्कुल बी ऑप्शन जो है, लो CC एंड लो बेस सैचुरेशन, ये वाला बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही है। द एंजाइम इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन जो BNF है, जिसमें आपका नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होता है बाय द लेग्यूम क्रॉप्स। तो इसके लिए जो आपका एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है वो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, सुटेबल प्रैक्टिस फॉर मैनेजमेंट ऑफ सोइल टेम्परेचर? सोइल टेम्परेचर को मैनेज करना है, और विंटर क्रॉप में सोइल टेम्परेचर को मैनेज करना है, तो आपको याद रखना वहां टेम्परेचर आपको बढ़ाना है, और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मल्चिंग करनी पड़ेगी। इसका जो बी ऑप्शन है मल्चिंग, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हाईएस्ट सोइल वाटर कंटेंट? सबसे ज्यादा सोइल वाटर कंटेंट यदि सेम सेक्शन की बात करें तो कहां पे होता है? सोइल वाटर कंटेंट वहां ज्यादा होगा जिसकी पोरोसिटी सबसे ज्यादा होगी। और यहां अपन देखेंगे जहां क्ले सोइल है वहां पोरोसिटी ज्यादा, सैंड है, सैंडी लॉम है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्ले लॉम है। तो ऐसी लॉम सोइल जिसमें थोड़ा सा पोर्शन क्ले का भी डोमिनेंट है, तो इसका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन लिस्ट अफेक्ट ऑन सोइल फर्टिलिटी? सोइल फर्टिलिटी पे सबसे कम इफेक्ट किसका होता है? टाइप एंड कंटेंट ऑफ क्ले बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बफरिंग कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को अफेक्ट करती है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बिल्कुल करती है। अच्छा, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जितना ज्यादा होगा फर्टाइल होगी, लेकिन पार्टिकल डेंसिटी का कोई आपका डायरेक्ट रोल नहीं है फर्टिलिटी पे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द विच वैल्यू ऑफ एयर फील्ड पोरोसिटी? कितना जो पोरोसिटी का पोर्शन है वो एयर से भरा होना चाहिए फॉर ऑप्टिमम फॉर मोस्ट अरेबल सोइल्स? जो अरेबल सोइल्स उसके लिए सबसे ज्यादा आपका जो ऑप्शन है वो है 10 to 15%। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, अच्छा ये ब्रीडिंग के क्वेश्चन है। मैं वापस 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता हूं, जहां से हमने लास्ट बात की। आप 75 से सर वापस सॉल्व करवाने।
हाँ 35 पे आ जाता हूँ, और इसके बाद में मैं बुलाना चाहूंगा कुलदीप सर से, ताकि वो आ जाए और अपना जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से करवाए। कुलदीप सर, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे प्रीपीजी का अपने आंसर की देख पा रहे हैं, जैसे अभी एग्जाम हुआ तो उम्मीद करता हूँ आप सभी का बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा। तो इसी से रिलेटेड अपने एंटोमोलॉजी और अपने निमेटोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लांट पैथोलॉजी क्वेश्चन है जो 20 क्वेश्चन के आसपास आए, वो अपने डिस्कशन करेंगे एक एक करके, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं, विच करेक्टर ऑफ इंसेक्ट हेल्प्स देम मेंटेन देयर डोमिनेंस इन इकोसिस्टम। कौन सा ऐसा करेक्टर है जिसके कारण इंसेक्ट इस नेचर के अंदर इतने ज्यादा डोमिनेंट है, तो इंसेक्ट बहुत ज्यादा डाइवर्स अपने फूड के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल इसके अंदर सही जाएगा। तो ये अपने एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप भी अपना पेपर खोल के रखें और उसके अंदर अपने आंसर की लगाते चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ आईपीएम। आईपीएम का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है, नहीं है पूछा है ना इसमें। तो यूज ऑफ मल्टीपल कंट्रोल, तो इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब मल्टीपल होता है, ठीक है। तो मल्टीपल कंट्रोल मेथड्स यूज लेते थे, बिल्कुल सही है। क्यूरेटिव केमिकल एप्लीकेशन, ओनली, ओनली वर्ड दे दिया बेटे, ओनली मतलब केमिकल्स पे ही डिपेंड रहना, नहीं बिल्कुल नहीं। आईपीएम कंसेप्ट इसलिए दिया गया था कि आपको अपने केमिकल इंसेक्टिसाइड्स होते हैं या पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनका कम से कम यूज करना है। तो ये बिल्कुल इसका आईपीएम का प्रिंसिपल नहीं है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं, डिगिंग ट्रेंच अराउंड द फील्ड इज नॉट ए सूटेबल प्रैक्टिस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट। यानी कौन से पेस्ट के लिए ट्रेंचिंग मतलब नाली बनाना, फील्ड के चारों ओर या कहीं भी नाली बनाकर इंसेक्ट का कंट्रोल कर रहे हैं, तो कौन से इंसेक्ट्स के लिए पॉसिबल या कौन से इंसेक्ट का कंट्रोल इस मेथड से पॉसिबल नहीं है। तो ये बेसिकली रूट क्रब, जो इसको आप व्हाइट क्रब बोलते हैं, व्हाइट क्रब का ऊपर ट्रेंचिंग का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। बाकी आप आर्मी वर्म है, रेड एरिकेटेड लोकस्ट है, इनको आप ट्रेंचिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन इफेक्टिव मींस ऑफ मैनेजमेंट फॉर ए टिपिकल टर्माइट प्रॉब्लम इन फील्ड प्रैक्टिकली। यानी फील्ड के अंदर अगर बात करें, फील्ड में जो अपने टर्माइट का अटैक हो रहा है, उस फील्ड में टर्माइट के अटैक के लिए कौन सी मेथड ऐसा है जो मोस्ट इफेक्टिव माना गया है, ठीक है। चलो, तो यहाँ लाइट ट्रैप, फिरोमोन ट्रैप, बेटिंग और बायोपेस्टिसाइड। तो फील्ड कंडीशन के अंदर आपसे पूछा गया फील्ड कंडीशन में अपने कौन सा अपने प्रॉब्लम है, फील्ड प्रैक्टिकली कौन सा पॉसिबल है, तो बायोपेस्टिसाइड बेसिकली अपने सही आंसर जाना चाहिए इसका। वैसे इसका बेटिंग भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर अपने को फील्ड कंडीशन दिया है, तो थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। बाकी देखते हैं फाइनल आंसर में इसका क्या आंसर माना जाएगा अपने अकॉर्डिंग। अगर फील्ड कंडीशन में देखें प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है, तो फिर बायोपेस्टिसाइड हो सकता है। तो ये अपने फोर्थ ऑप्शन इसका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिम्पेनम इज ए ग्रासहोपर इज एसोसिएटेड विद विच सेंस। यानी कुल मिला के टिम्पेनम है ग्रासहोपर के अंदर, वो अपने कौन से ऑर्गन से, अपने जो ऑर्गन है वो कौन से मैकेनिज्म से रिलेटेड है। तो ये स्मेलिंग से, टेस्ट से, साइट से, हियरिंग से। तो टिम्पेनम ऑर्गन एक प्रकार से हियरिंग ऑर्गन होता है जो इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट ए कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर पेस्ट मैनेजमेंट। बहुत ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन है ना। कल्चरल मैनेजमेंट मतलब एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस से इंसेक्ट का कंट्रोल करना। यहाँ पर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस कौन सी नहीं है, पेस्टिसाइड का यूज करना या इंसेक्टिसाइड का यूज करना। इंसेक्टिसाइड का यूज करना एक प्रकार से केमिकल कंट्रोल है, ना कि कल्चरल प्रैक्टिसेस है, ये कल्चरल कंट्रोल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल रिफर टू ईटीएल। बहुत सिंपल, क्लास के अंदर बार बार बोला गया क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। द पेस्ट लेवल एट विच कंट्रोल मेजर शुड बी इनिशिएटेड। एज इट इज लाइन जैसे नोट्स में लिखवाई थी, वो की वो लाइन आपको यहाँ पर मिली है। तो ये ईटीएल बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बहुत अच्छे से जब क्लास स्टार्ट होती है उसमें फर्स्ट क्लास में ही यही आपको बताया जाता है कि फर्स्ट क्लास में कैरोलस लिनियस ने ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने 7 यूनिट्स दी थी। और इसकी सीक्वेंस में बार बार एग्जाम में बोलता हूं कि आपको पूछी जाएगी, एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है ये। तो यही क्वेश्चन आपको वापस पूछा गया। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बहुत अच्छा अपने क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको ये भी बोले थे कि अपने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन है हिक्स पेपिली प्रेजेंट इन। तो हिक्स पेपिली किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो डिप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर हिक्स पेपिली प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये अपने नेक्स्ट अगर बात करें अपने सेम्पर सिरिप है, सेम्पर सिरिप इज ए डीजेनरेटेड ट्रेकिया प्रेजेंट इन विच ऑर्डर, या कौन से इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये बेसिकली अपने लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है, जो एक अपने डीजेनरेटेड ट्रेकिया होता है, विंग्स के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने 45 से क्वेश्चन आपके किशन सर ने सॉल्व करवा दिए थे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अपने जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उनको देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन अभी आपके बाकी रहे, वहां अपने चलते हैं। हाँ
चलो 55 क्वेश्चन ये भी अपने निमेटोलॉजी से रिलेटेड है, बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। मोलियर डिजीज ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, बहुत सिंपल आसान सा क्वेश्चन। मोलियर डिजीज आपको पता है हेटेरोडेरा के कारण होती है। ये सेम क्वेश्चन आज अपने जेट का एग्जाम था उसके अंदर भी पूछा गया था और इधर प्री पीजी में भी पूछा गया, बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। विच सॉइल टाइप ऑफ मोस्ट फेवरेबल फॉर निमेटोड एक्टिविटी एंड सर्वाइवल, यानी निमेटोड की एक्टिविटी के लिए निमेटोड की एक्टिविटी कौन सी सॉइल में ज्यादा होती है, निमेटोड का सर्वाइवल कौन सी सॉइल में ज्यादा होता है। तो ये आपको क्लास में बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है, सैंडी लोम सॉइल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक, उसके बाद में द फर्स्ट प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड टू बी साइंटिफिकली डिस्क्राइब्ड, यानी सबसे पहला प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड कौन है जिसको साइंटिफिकली डिस्क्राइब किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन अपने निमेटोलॉजी स्टार्ट होते ही सबसे पहले पढ़ते हैं कि अपने नीदम ने एंगविना ट्रेटिसाई को सबसे पहले रिपोर्ट किया था, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा सही। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंगल बायो एजेंट बायो कंट्रोल एजेंट इज फंगल, यानी ऐसा कौन सा फंगस है जिसको एज ए बायो एजेंट यूज लेते हैं, बायो कंट्रोल के अंदर काम में लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फंगस बोला है ना, तो देखो बार बार मैं क्लास के अंदर हर बार बोलता हूँ कि ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोग्रामा में कंफ्यूज होते हैं, और ये सेम कंफ्यूज का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है बार बार। तो यहाँ पर ट्राइकोडर्मा भी मिला है और यहाँ पर ट्राइकोग्रामा भी मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है ट्राइकोडर्मा एस्परजिलस, तो आपको फंगल पूछा है ना, तो ट्राइकोडर्मा क्या है, फंगस है। मैं क्लास में बताता हूँ बार बार कि ट्राइकोडर्मा फंगस, ट्राइकोग्रामा इंसेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपसे फंगस पूछा है तो मतलब ट्राइकोडर्मा ही जाएगा, जिसका यूज मोस्टली प्लांट की डिजीज को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ मस्टर्ड इज कॉज्ड बाय, व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ मस्टर्ड किसके कारण होती है, बहुत सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, एल्बुगो कैंडिडा के कारण होती है, जो कि एक फंगस होता है। बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन। सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस इन प्लांट इज इंपार्टेड बाय, यानी ये एक प्रकार से सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंट है, ये प्लांट के अंदर कैसे इनिशिएट किया जा सकता है, कौन से केमिकल के स्प्रे के थ्रू किया जा सकता है। तो ये सैलिसिलिक एसिड है, जो बेसिकली अपने बात करते हैं जब अपने वायरल डिजीज पढ़ते हैं, जैसे मोस्टली अपने येलो विल मोजेक वायरस पढ़ते हैं, तो वो जो ओकरा के अंदर डिजीज आती है उस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए अगर आपको रेसिस्टेंस डेवलप करना है प्लांट के अंदर, तो आप सैलिसिलिक एसिड का स्प्रे करते हैं। ये अपने क्लास के अंदर पढ़ाते हैं आपको, जैसे हरी सर प्लांट पैथोलॉजी पढ़ाते हैं, उन्होंने आपको अच्छे से बताया होगा। एन ऑर्गेनिज्म विच लिव एंड मल्टीप्लाई ओनली ऑन लिविंग होस्ट, ओनली ऑन लिविंग होस्ट है ना, ओनली लिविंग होस्ट के ऊपर सर्वाइव करने वाला ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा, बिल्कुल सेकंड आंसर होगा इसका, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज ओवर ए वाइड एरिया इन सेवर फॉर्म, एक बड़े एरिया के ऊपर सीवियरली कोई डिजीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, अपने एपिडेमिक डिजीज बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट रिपोर्ट द बैक्टीरियल ओरिजिन ऑफ प्लांट डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज आपको क्लास में बता रखा है सर ने कि अपने जो टीजे बुरिल है, टीजे बुरिल ने फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है जिसको अपने फायर ब्लाइट ऑफ पियर बोलते हैं, वो सबसे पहले रिपोर्ट की थी, तो टीजे बुरिल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्टोरेज प्रोडक्ट्स आर कॉमनली फाउंड इन फंजाई, फंजाई के अंदर स्टोरेज प्रोडक्ट किसके फॉर्म में रहते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर जाएगा ग्लाइकोजन और लिपिड्स, बहुत सिंपल आसान सा क्वेश्चन था, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक अपने क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे, उसके बाद में आगे अपने किशन सर ने सोल्व करवा दिए थे, सोइल साइंस के क्वेश्चन थे वो आपको सोल्व करवा दिए थे। उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, अपने जो बचे हुए क्वेश्चन है उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 आपके अपने इंसेक्ट से रिलेटेड ही है। इसमें है कि इन ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेसिस्टेंट एंटीबायोसिस रिफर टू, ये वैसे प्लांट ब्रीडिंग का क्वेश्चन है, वैसे इंसेक्ट का अपने एंटोमोलॉजी का भी क्वेश्चन है। ये दोनों तरीके से देखें तो ये बोल रहा है कि ब्रीडिंग के अंदर ऐसा कौन सा, ब्रीडिंग के अंदर अगर इंसेक्ट रेसिस्टेंस डेवलप करना है एंटीबायोसिस के थ्रू, तो इसको क्या बोलेंगे अपने, तो ये बेसिकली होस्ट रेट डेथ प्रिवेंट सर्वाइवल, यानी ये कुल मिला के अपने सेकंड ऑप्शन जाएगा, इसका बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज एसेंशियल इन मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, यानी अपने मास के अंदर कौन सी एक प्रकार से टूल है जो बेसिकली हेल्प कर सकती है अपनी, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर जाएगा मोलिकुलर मार्कर, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल राइस इज एन एग्जांपल ऑफ ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप डेवलप्ड टू, यानी ये बेसिकली अपने गोल्डन राइस है, इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा गोल्डन राइस। आपको पता है कि विटामिन ए प्रोड्यूस करता है, तो ये अपने विटामिन ए प्रोड्यूस करने के लिए प्रिकर्सर के रूप में डेवलप किया गया। नेक्स्ट है, पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन एंड अनओपन फ्लावर बर्ड इज सिचुएशन कॉल्ड, तो ये अपने जेट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया, आज बायो के अंदर ये सेम क्वेश्चन जेट के अंदर भी आया था, और ये आपके इधर प्री पीजी के अंदर भी, इसका फर्स्ट ऑप्शन क्लिस्टोगेमी इसका सही आंसर जाएगा। प्योर लाइन वेराइटी इज, प्योर लाइन वेराइटीज, तो ये अपने जो क्वेश्चन प्योर लाइन का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके अंदर आपको होमोजाइगस और होमोजीनस, ये बिल्कुल सही सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कुछ अपने फिल इन द ब्लैंक में आपको एंड आर द मोस्ट इंपोर्टेंट मैकेनिज्म फॉर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, तो इसमें अपने करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो फर्स्ट आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट जाएगा, इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने
लिंकेज ये अपने वेरिएबिलिटी का क्वेश्चन आया है कि लिंकेज में वेरिएबिलिटी घटती है या बढ़ती है, तो ये इसमें आपको याद रखना है डिक्रीज होती है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट है आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर फाउंडेशन सीड ऑफ ऑनियन इज, तो इसमें आपके फोर्थ ऑप्शन यानी 1000 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। ये आपके ब्रीडिंग से हरी सर आपको पढ़ाते होंगे क्लास के अंदर, अच्छे से बताया होगा आपको। इन सीड वाइबिलिटी टेस्ट मोस्टली ऑफ द केमिकल यूज्ड इज, यानी सीड वाइबिलिटी टेस्ट के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल टेट्राजोलियम इनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रू डिप्लॉइड स्पीसीज मोनोप्लॉइड इज इक्वल टू, यानी मोनोप्लॉइड है किसके इक्वल है, ये आपसे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सही जाएगा हैप्लॉइड। ठीक है, यानी डिप्लॉइड स्पीसीज है, एक ट्रू डिप्लॉइड स्पीसीज, मोनोप्लॉइड है, उसके अंदर मोनोप्लॉइड है, वो किसके इक्वल होंगे, तो हैप्लॉइड के इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, इन ए सेल पैकेजिंग ऑफ फूड मटेरियल इज रिलेटेड टू, यानी सेल के अंदर अपने जो फूड मटेरियल है वो अपने पैक्ड रहते हैं, वो किसके अंदर, तो ये गोल्जी बॉडी, इसका सही आंसर जाएगा डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो डिनोट कॉम्प्लीमेंट्री जीन इनहेरिटेंस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इनहेरिटेंस के अंदर रेशियो क्या रहता है, 9:7 इसका करेक्ट आंसर जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कैनोला बिलोंग टू द फैमिली, कैनोला कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ब्रेसिकेसी फैमिली का अपने प्लांट होता है, ये कैनोला प्लांट की फैमिली पूछी आपसे। फिर है फॉस्फोरस डिफिशियंसी सिम्टम जनरली appears on older new leaves, यानी ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, फास्फोरस डिफिशियंसी सिम्टम जनरली अपीयर ऑन ओल्डर लीव्स, ओल्डर लीव्स का बोला है, तो ये बेसिकली फास्फोरस इज ट्रांसलोकेटेड टू न्यू लीव्स, इसलिए ओल्डर लीव्स के अंदर मोस्टली फास्फोरस की डिफिशियंसी के सिम्टम दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके अपने मुकेश सर है वो आपको सॉल्व करवाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच सर। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के एग्रोनॉमी के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर आप लोगों को अभी फटाफट आप लोगों को आंसर भी बता देता हूँ। 88 हमारा क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि इसमें फास्फोरस डेफिशिएंसी आप लोगों के सिम्टम है वो जनरली आप लोगों को अपीयर होते हैं ओल्डर लीव्स पे। क्यों होते हैं, क्योंकि ये फास्फोरस है वो आप लोगों को न्यू लीव्स में ट्रांसलोकेट हो जाता है इस वजह से। ठीक है, अब हम यहाँ से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पार्थिनियम इज पॉसिबल बाय द यूज ऑफ, यानी कि आप लोगों के ये पार्थिनियम का कंट्रोल आप लोगों को करना है। और ये सेम क्वेश्चन आज जेईटी में भी आया था, जो आप लोगों के किसके कारण होता है, तो जाइगोग्रामा बाइकोलरेटा। आप लोगों को पता है पार्थिनियम गाजर घास को बोलते हैं। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल आप लोग करते हो तो जाइगोग्रामा बाइकोलरेटा से करते हो। ठीक है, यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, विग्ना रेडिएटा इज ए पल्स क्रॉप, ट्यूबर क्रॉप, ऑयल सीड एंड वेजिटेबल। विग्ना रेडिएटा आप लोगों को पता होना चाहिए ये क्या है, ये एक पल्स क्रॉप है, ये दलहनी फसल है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ से बढ़ते हैं जस्ट अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि ग्रोइंग ऑफ एनुअल क्रॉप्स इन बिटवीन द पेरेनियल क्रॉप्स, आप लोगों के ये किसका उदाहरण है, एक तरीके से हम लोग माने तो आप लोगों के ये एली क्रॉपिंग का उदाहरण है। किसका है, एली क्रॉपिंग का उदाहरण है, बिल्कुल इजी सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ से हम बढ़ते हैं जस्ट अपने अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स विल अपीयर फर्स्ट इन, आप लोगों से ये सिंपल सा पूछ रहा है कि डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स विल अपीयर फर्स्ट इन। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स के अंदर आप लोगों को जो इमोबिलाइज जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके सिम्टम आप लोगों को सबसे पहले कहाँ दिखते हैं, यंग अपर लीव्स। ठीक है, यंग अपर लीव्स, बिल्कुल बच्चों बात ये सेकंड ऑप्शन है जो बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही रहने वाला है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं जस्ट अपने अगले क्वेश्चन पर, विच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। और आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के टोटल 4 ही प्रिंसिपल है, जिसमें से आप लोगों को पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी भी है, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ भी है, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस भी है, लेकिन कौन सा नहीं है, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन आप लोगों का नहीं है। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा कि स्ट्रेट फर्टिलाइजर सप्लाई आप लोगों से पूछ रहा है। स्ट्रेट फर्टिलाइजर तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके अंदर 1 मेजर न्यूट्रिएंट होता है जो आप लोगों के एनपीके होता है, इनमें से केवल और केवल एक आप लोगों के न्यूट्रिएंट आप लोगों के प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर हम लोग बोलते हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी रेफर्स टू, आप लोगों को ये बिल्कुल किसको रेफर करता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो बिल्कुल सेलेक्टिविटी यानी कि टारगेटिंग स्पेसिफिक बिल्कुल वीड्स विदाउट हार्मिंग क्रॉप्स, यानी कि सेलेक्टिव हर्बिसाइड हम लोग किसको बोलते हैं, तो
ये केवल और केवल टारगेट जो वीड होते हैं केवल उन्हीं को ही नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि हमारी क्रॉप को बिना नुकसान पहुंचाए ये क्या करते हैं, बिल्कुल आप लोगों के वीड को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल बच्चों यहाँ पर इसका सही जाने वाला है। यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा कि विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट क्रॉप अडेप्टेशन। आप लोगों से बिल्कुल सीधा सा पूछ रहा है कि विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट क्रॉप अडेप्टेशन। क्या टेम्परेचर बिल्कुल अफेक्ट करता है क्या, या फिर रेनफॉल, सॉइल टाइप एंड मार्केट प्राइस। तो आप लोगों का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है, बिल्कुल टेम्परेचर भी बिल्कुल आप लोगों के अफेक्ट करता है, रेनफॉल भी करता है, सॉइल टाइप भी करता है, लेकिन कौन नहीं करता, तो मार्केट प्राइस आप लोगों के बिल्कुल आप लोगों के इफेक्ट नहीं करता है। बिल्कुल बच्चों चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहां से हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा कि डैश 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 इज द केमिकल यूज्ड टू इंप्रूव द हर्बिसाइडल इफेक्ट्स फॉर इफिशिएंट वीड कंट्रोल। आप लोगों का आंसर इसके लिए क्या होना चाहिए, एक्टिव इंग्रेडिएंट, एडजुवेंट, या फिर स्टेबलाइजर एंड ह्यूमिकेंट। आप लोगों का आंसर इसमें क्या रहना चाहिए, एडजुवेंट। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका आंसर यहाँ पर सही है। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो आप लोगों की जो लगातार कमेंट भी आ रहे हैं कि कट ऑफ कितनी रहेगी, इसके लिए बच्चों आप लोगों के लिए जो जीएल सर है वो आप लोगों के लिए कट ऑफ का वीडियो भी बहुत जल्द आप लोगों के सामने लेकर आने वाले, आप लोग निश्चिंत रहिए। यहाँ से बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा कि विच टाइप ऑफ वाटर इज ए रेडिली अवेलेबल टू प्लांट्स। आप लोगों के लिए कौन सा वाटर है वो आप लोगों की इजीली रूप से बहुत जल्दी आप लोगों के प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाता है। कौन सा, ग्रेविटेशनल, हाइड्रोस्कोपिक, या फिर कैपिलरी, या फिर सेलाइन। और आप लोग अच्छे से जानते हो कि जो कैपिलरी वाटर है वो आप लोगों के प्लांट को बहुत जल्दी और अच्छे से आप लोगों के उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल। और यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, डैश 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 रेफर्स टू द इनहिबिटिव टू और detrimental effect of one plant species on the germination, growth and metabolism of another plant species due to release of chemicals। आप लोगों के इसका ऑप्शन जो सही रहने वाला है वो आप लोगों के रहने वाला है एलोलोपैथी। क्या रहने वाला है, एलोलोपैथी। बिल्कुल इसका ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है। ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इज ए, ये क्या है बच्चों, आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए ये क्या है। बिल्कुल स्ट्रेट इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। इसी के साथ हमारे जो 100 क्वेश्चन है प्री पीजी में आए हुए वो यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। ठीक है। अब मैं आमंत्रित करूंगा वापस कुलदीप सर को, जो आप लोगों को वापस एक बार कुछ चर्चा आप लोगों से और करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपने अपने प्री पीजी का जो पेपर है उसमें आंसर की चेक कर ली होगी। जो आंसर की आपको बताएगी उसके अकॉर्डिंग आपने अपने पेपर को जज कर लिया होगा कितना क्या। उम्मीद करता हूँ सबका बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है। और हाँ, मोस्टली बच्चे बोल रहे हैं कि लगभग अपने रॉयल के नोट से ही आया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे भी अगर आपको जैसे इस प्री पीजी के बारे में जानकारी चाहिए कंटिन्यू की कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना, और आगे अपने काउंसलिंग के टाइम कौन कौन से यूनिवर्सिटीज, कौन कौन से कॉलेज अच्छे, कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर पे मिल सकता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको रॉयल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को हमेशा फॉलो करते रहना कंटिन्यू, जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती, जब तक एडमिशन नहीं हो जाते। क्योंकि इसकी काउंसलिंग है वो बहुत लेट तक चलती रहती है, स्पोर्ट काउंसलिंग होती है लास्ट में, वहां तक। तो काउंसलिंग करवाते टाइम आपको सही कॉलेज, सही सब्जेक्ट भरना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। आप किसी अपने दूसरे साथी को देख के या ई मित्र वाले से हेल्प लेके आप करवाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ रह जाती है और उसके कारण जो मनचाहा सब्जेक्ट या यूनिवर्सिटीज आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाता। तो ये सब गड़बड़ नहीं हो। अभी तक आपका उम्मीद करता हूँ पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। लेकिन इस स्कोर के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो काउंसलिंग के समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है गाइडेंस की, और वो गाइडेंस आपको यूट्यूब चैनल पर जीएल सर प्रॉपर टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। तो आप कम से कम यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करते रहिए। ठीक है। एक बार पेपर का लेवल बता दो सर आपके अकॉर्डिंग। लेवल जैसे किशन सर ने भी शुरू में बताया था कि ये पेपर मॉडरेट से हार्ड पेपर है ना। ऐसा बिल्कुल इजी नहीं बोल सकते। कोई क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन इसी के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो वास्तव में लेवल के क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जहां बच्चों को छेड़खानी करने की जरूरत नहीं थी, उन क्वेश्चन को छोड़ने की जरूरत थी, है ना। तो ये 2 घंटे के अंदर जिस बच्चे ने अच्छे से अपना दिमाग लगा के और जज किया है पेपर को ढंग से और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया है, तो उसका मैं उम्मीद करता हूं कि रिजल्ट अपने स्कोर है वो बहुत अच्छा जाएगा। बाकी पेपर का लेवल जैसे मैंने आपको बोला मीडियम से हाई लेवल मान सकते हैं इसको। इजी नहीं था, दिखने में आपको इजी लग रहा होगा पर इतना आसान पेपर था नहीं। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन अपने डाउटफुल होंगे, तो डाउटफुल क्वेश्चन हो सकते हैं बेटे,
जो यहाँ से अपने एक्सपर्ट टीम है उनके अकॉर्डिंग जो उनको करेक्ट लगा है, रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग जो करेक्ट लगा है वो अपने आंसर दिए हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ क्वेश्चन अगर डाउटफुल जाएंगे तो आंसर की आने के बाद में देखेंगे अपने उसके अकॉर्डिंग अपने जो भी वो जो आंसर मांगे उसके अगेंस्ट अपने क्या कर सकते हैं, कुछ अपने ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग, है ना। तो कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटफुल है, क्योंकि उनमें कुछ में ऐसा हो सकता है कि 2 आंसर आपको करेक्ट लग रहे हो, है ना। हम भी जब क्वेश्चन को देख रहे थे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें 2 आंसर करेक्ट जा रहे थे, तो ऐसा बाई मिस्टेक कहीं हो सकता है। तो उसको लेके 1-2 क्वेश्चन के कारण अपने पूरे रिजल्ट को ज्यादा जज नहीं करें। बाकी ये पूरा जो आपने आंसर की देखिए उसके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल मैंने आपको बता दिया, मॉडरेट से हाई लेवल है। तो अगर आपका ठीक ठाक स्कोर जा रहा है तो बाकी कट ऑफ का एग्जैक्ट जो कट ऑफ जाने वाली है उसका वीडियो आपको जीएल सर आज या कल अपने शाम तक आपके लिए यूट्यूब चैनल पर ला देंगे। तो आप कुल मिला के जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए और रॉयल इंस्टीट्यूट के साथ कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू सो मच।